हमारे पास साइको के पेपर हुए हैं, उनके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो अभी डिस्कस नहीं हुए थे उनके सोल्यूशन जो हैं, तो उनको मैं डिस्कस करती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट पेपर जो था हमारे पास साइको का, जो 14 को मंडे को हुआ था, मंडे को जो साइकोलॉजी का पेपर था उसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ खालिस्तान एंड खालिस्तान। तो इसका जो सही आंसर होना था वो था ऑप्शन ए, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। साइकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर और जो मेंटल प्रोसेस रहते हैं उनका, जैसे कि बच्चा कैसे थिंक करता है, कैसे एनालिसिस करता है, कैसे सीखता है, इसका जो पूरा मेंटल प्रोसेसिंग जो रहती है इसका हम इसमें स्टडी करते हैं। तो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, विच काइंड ऑफ साइंस इज साइकोलॉजी। जो मनोविज्ञान है वो किस तरह का विज्ञान है? तो मनोविज्ञान जो है ये आता है बायोलॉजिकल साइंस। तो ऑप्शन ए जो था वो इसमें करेक्ट था, बायोलॉजिकल। ये यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ। बायोलॉजिकल साइंस और फर्स्ट का भी ए। साइकोलॉजी जो है वो ना तो फिजिकल साइंस है, ना सोशल साइंस है, ना नेचुरल साइंस है, तो इसमें क्या आता है? बायोलॉजिकल साइंस। हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान का पिता जो है वो किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है विलियम वुंट। विलियम वुंट जो है इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है। इन्होंने जो है वो साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब जो थी वो एस्टैब्लिश की थी 1879 में। कहाँ पे एस्टैब्लिश की थी इन्होंने? विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में। तो इसीलिए इनको कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु कॉल्ड साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ सोल। साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान जो है, इसको आत्मा का अध्ययन किसने माना था? साइकोलॉजी को जो है वो हम चार चरणों में विभाजित करते हैं, चार चरणों में इसको विभाजित किया जाता है, स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस और लास्ट में आता है स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट जो थे इन्होंने इसको अलग अलग माना था। कईयों ने माना कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ माइंड है। कईयों जैसे कि इसमें आएंगे जैसे पोम्पोनोजी, लॉक, लिबनिस, बर्कली, जो साइकोलॉजिस्ट थे इन्होंने इसको स्टडी ऑफ माइंड माना था। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि स्टडी ऑफ सोल किसने कहा था साइकोलॉजी को? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा प्लेटो। प्लेटो जो थे इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन माना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन जो है इन्होंने बिहेवियरिज्म जो थ्योरी थी वो दी थी, तो इनको जो है वो व्यवहारवाद का पिता या फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। बिहेवियरिज्म जो है वो साइकोलॉजी की सबसे लेटेस्ट ब्रांच जो है ये मानी जाती है। और जेबी वॉटसन जो थे वो इन्होंने व्यवहारवाद की स्टार्टिंग जो थी वो 1913 से
जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी से करी थी। और जॉन जे बी वाटसन थे, ये इसके फाउंडर माने गए हैं, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म बोला गया है। हु गेव द थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस? साइको एनालिसिस थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो साइको एनालिसिस थ्योरी जो दी गई थी सिगमंड फ्राइड के द्वारा। सिगमंड फ्राइड जो थे ये एक ऑस्ट्रिया के साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने साइको एनालिसिस या मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में क्या बताया इन्होंने? साइको एनालिसिस थ्योरी जो थी वो क्या बताती है? साइको एनालिसिस थ्योरी पॉजिट्स दैट ह्यूमन बिहेवियर इज ड्राइवन बाय अनकॉन्शियस फोर्सेस। इसमें इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का जो था वो स्टडी करी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन जीन पैजेट's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? जीन प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसमें इन्होंने कितनी स्टेजेस दी हैं? तो इसमें दी है इन्होंने 4 स्टेजेस कॉग्निटिव, जिसमें कि सेंसरी मोटर स्टेज जो है ये बताई गई है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, फॉर्मल स्टेज है। तो ये 4 स्टेजेस इन्होंने बताई थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 7th, हु गेव साइकोसोशल थ्योरी? साइकोसोशल थ्योरी जो थी, मनोसामाजिक सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया था एरिक एरिक्सन ने। एरिक एरिक्सन ने जो था वो 8 स्टेजेस बताई थी साइकोसोशल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? साइकोलॉजी वर्ड जो है वो किस भाषा से लिया गया है, किस भाषा से डिराइव्ड किया गया है? तो ये है ग्रीक लैंग्वेज। नेम द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक जो हैं इनको एजुकेशनल साइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनदर टर्म फॉर रेनफोर्समेंट इज? रेनफोर्समेंट की जो दूसरी टर्म होती है वो इनमें से कौन सी है? स्टिमुलस, रिवार्ड, रिस्पॉन्स या कंडीशन? तो इसका करेक्ट आंसर है रिवॉर्ड। रेनफोर्समेंट या रिवॉर्ड, ये जो है वो फर्स्ट टाइम B.F. स्किनर के द्वारा यूज किया गया था लर्निंग में। तो रेनफोर्समेंट जो है इसका अनदर टर्म आती है हमारे पास रिवॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which theory of Jean Piaget describes the cognitive development in children? Which theory of Jean Piaget describes the cognitive development in children? Stage theory, cognition theory, socioculture theory या psychosexual theory? तो इसमें जीन प्याजे ने जो थ्योरी दी थी ये दी थी कॉग्निशन थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो इन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी। अभी ऊपर हमने इसके बारे में डिस्कस किया, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन, ये 4 स्टेजेस बताई थी इन्होंने कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है इस थ्योरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन? वाइगोट्स्की के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो किसके ऊपर निर्भर होती है? एनवायरमेंटल प्रोसेस, मेंटल मैच्योरिटी, सोशल इंटरेक्शन? हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये वाइगोट्स्की के अनुसार
किसके ऊपर जो है वो निर्भर होती है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन में दिए थे एनवायरमेंटल प्रोसेस, मेंटल मैच्योरिटी, सोशल इंटरेक्शंस और जेनेटिक। तो इसमें जो है वो हमारे पास सही आंसर आएगा सोशल इंटरेक्शन। लेव वाइगोट्स्की ने जो था वो सोशियो कल्चर थ्योरी दी हुई थी साइकोलॉजी में, सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसमें सोशल इंटरेक्शंस जो थी वो इनके द्वारा बताई गई थी कि कॉग्निशन डेवलपमेंट जो है वो इसके ऊपर डिपेंड जो होती है, बच्चे का जो विकास है वो किस तरह से होगा, सोशल इंटरेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था सोशल इंटरेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु डिफाइंड एजुकेशनल साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ एजुकेशन। 13 क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर था वो था पील। पील के अकॉर्डिंग जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी किस तरह का एज ए साइंस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है पाइजेट स्टेजेस फॉर इन्फेंसी इज। तो इसमें जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज करेक्ट आंसर था 14 में सी। फर्स्ट स्टेज दी थी इन्होंने कॉग्निशन डेवलपमेंट की सेंसरी मोटर स्टेज इन्फेंसी के लिए, जिसमें जो टर्म थी, जो एज थी बच्चे की वो 0 से 2 ईयर बताई गई थी सेंसरी मोटर, जिसमें कि क्या है बच्चा जो है वो अपनी सेंसिस से सीखता है, जैसे कान आंख नाक जो है इनका यूज करता है किसी भी चीज को सीखने में। तो ये फर्स्ट स्टेज बताई थी इन्होंने, सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पाइजेट मेन गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी। प्याजे के अनुसार जो एजुकेशन का प्रमुख उद्देश्य है, गोल है, वो क्या होना चाहिए। तो इसमें इन्होंने बताया था टू एडजस्ट द स्टूडेंट विद हिज एनवायरनमेंट, छात्र को अपने जो पर्यावरण है उसके साथ एडजस्ट करना, उसमें एडजस्ट करना, उसमें ढालना, ये इन्होंने मेन गोल बताया था एजुकेशन का। तो ये आपका फर्स्ट पेपर था जो कि मंडे को हुआ था शायद। उसके बाद नेक्स्ट जो पेपर है वो मैं स्क्रीन पे शो करती हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट।
तो इसमें जो करेक्ट आंसर था वो था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है इसको हम रेनफोर्समेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी ये किसके द्वारा दी गई थी? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बी एफ स्किनर। और बी एफ स्किनर जो थे इन्होंने फर्स्ट टाइम एजुकेशन में रेनफोर्समेंट का यूज किया था, तो इसीलिए इनकी इस थ्योरी को रेनफोर्समेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज ए कंडीशनल स्टिमुलस इन Pavlov's एक्सपेरिमेंट। तो पेवलव्स जो थे, इवान पेवलव, इन्होंने एक थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी इन्होंने? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो इसमें इन्होंने कुत्ते के ऊपर जो था वो अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसमें जो कंडीशन स्टिमुलस था वो बताया गया था कि कंडीशन स्टिमुलस क्या था? बेल। बेल जो थी वो इसमें कंडीशन स्टिमुलस थी, और अनकंडीशनल स्टिमुलस जो था वो फ्लैश था या खाना जो उसको रखा गया था कुत्ते को। नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वाज एडवोकेटेड बाय। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी थी थॉर्नडाइक, ई एल थॉर्नडाइक। ये मैम अभी तो आपने बोला कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड एज द reinforcement theory and it is given by the Skinner. मैम कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? Operant conditioning theory was by ये कौन आपकी जो आवाज है ना वो थोड़ी कट के आ रही है मुझे। ओके, एक मिनट में बाहर जाते हैं मैम। आपकी ना आवाज नहीं आ रही मुझे क्लियर। हाँ जी मैम बोलिए। ये मैम क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं। ये आप क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं मैम? हाँ जी, मैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात कर रही हूँ। हाँ जी, ऑपरेंट अभी जैसे कंडीशनिंग। हाँ ऊपर बताया कि जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड एज theory of reinforcement and it is given by B.F. Skinner. B.F. Skinner, जी जी, ऑपरेंट Yes. कंडीशनिंग थ्योरी। ओके। Okay. हाँ जी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप, एक तो आपकी आवाज कट रही है ना। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ सिग्नल वीक है। हाँ हो सकता है, तो मुझे आपकी ना आवाज डबल आ रही है, मुझे पता नहीं चल रहा। मैं एक बार फिर से ऐसे रिपीट कर देती हूँ कि ओके 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 मैम। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास। तो जो रेनफोर्समेंट की थ्योरी है उसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट का तो ए ऑप्शन जो है वो सही है। और ये थ्योरी जो थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय बी एफ स्किनर्स, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो था वो रेनफोर्समेंट का यूज किया था इसमें एजुकेशन में। तो फर्स्ट का ए है। और सेकंड का तो आपको डी बताया, जिसमें कंडीशन जो स्टिमुलस था वो पेवलव के द्वारा दिया गया था। और थर्ड क्वेश्चन है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है ये अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो ये थ्योरी जो है वो बी एफ स्किनर के द्वारा दी गई थी ये थ्योरी। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय या एडवोकेटेड बाय बी एफ स्किनर। और क्लासिकल कंडीशनिंग जो थी ये दी थी इवान पेवलव के द्वारा दी गई थी ये। ठीक है मैम, आप क्लियर हो गया? हाँ जी मैम। आवाज आ रही है आपको? यस मैम। ओके ओके। फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोहलर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोहलर जो थे ये इन्होंने ये एक गेस्टाल्टिज्म जो हम
पढ़ते हैं, एक गेस्टाल्टवादी जो सिद्धांत है ये इनके द्वारा, मतलब ये इसके समर्थक थे गेस्टाल्टवाद के। और कोहलर ने जो था वो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात करी थी। और इन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंट भी किया था एक चिंपैंजी के ऊपर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है। इसमें पूछा गया है कि हु कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन लर्निंग ओवर ए चिंपैंजी। तो कोहलर जो थे, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट एक चिंपैंजी के ऊपर किया था, जो सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था। किसने किया था? कोहलर ने। इनसाइट जो थ्योरी थी ये दी थी इन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ गेस्टाल्ट इज। तो गेस्टाल्ट का जो मीनिंग है, गेस्टाल्टिज्म, ये इसका मीनिंग होता है एन इंटीग्रेटेड और होल। एन इंटीग्रेटेड होल मतलब किसी भी चीज की स्टडी जो है वो हम होल मतलब समग्र पूरे रूप में करते हैं, नॉट इट्स पार्ट, मतलब उसको पार्ट्स में जो है वो उसकी स्टडी नहीं करते हैं। जैसे कि एक गाड़ी है, तो गाड़ी को अगर हम देखते हैं तो उसको पूरा देख पाते हैं, पूरा ही देखते हैं, उसके सिर्फ एक पार्ट जैसे टायर या जो भी कोई और अनदर पार्ट है अकेला उसको नहीं देखते हैं। तो गेस्टाल्टिज्म में इन्होंने बताया था स्टडी ऑफ होल। उसके बाद नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्री कन्वेंशनल लेवल मॉरलिटी इज ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये जो इसमें 3 लेवल दिए थे और 3 लेवल में 6 स्टेजेस जो थी ये बताई थी। तो अभी मैं आपको कंफर्म करवाती हूँ कि जो ये किसने दी थी ये थ्योरी लेवल्स में जो थी, कोहलर नहीं, कोहलबर्ग जो थे, इन्होंने दी थी ये मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें कि इन्होंने 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस बताई थी। और इसमें पूछा है जो लेवल थे, जैसे प्री कन्वेंशनल 3 लेवल थे, कन्वेंशनल पहला प्री कन्वेंशनल, दूसरा कन्वेंशनल और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल। तो इसमें पूछा है कि फर्स्ट जो प्री कन्वेंशनल लेवल था उसमें स्टेज पूछी हुई है। तो इसमें जो फर्स्ट आएगी वो आएगी पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। तो इसका बी आंसर सही था। एक्चुअली यहाँ पे टिक नहीं लग रहे हैं, तो वैसे मैंने आंसर की डाली है ग्रुप में, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो इसका बी होना था 7 का। उसके बाद है 8, ह्यूमनिज्म एम्फेसाइजेस। ह्यूमनिज्म जो है ये किसके ऊपर ज्यादा जोर डालता है? ह्यूमनिज्म, तो इसमें आंसर था सेल्फ। ह्यूमनिज्म एम्फेसाइजेस सेल्फ। इसमें जो है वो ह्यूमनिज्म में जैसे मैस्लोस ने दी है हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, और भी कुछ कोई मतलब इसमें थे साइकोलॉजिस्ट के नेम, मैस्लोस आते हैं, कार्ल रोजर्स आते हैं, इनका नाम जो है मेन आता है इसमें। तो इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर इन्होंने ज्यादा बल दिया था। 9th क्वेश्चन था फर्स्ट लेवल ऑफ नीड्स इन मैस्लोस। वही मैस्लोस जो ह्यूमनिज्म के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस करते थे। मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड, ये इन्होंने एक थ्योरी दी थी और इसमें इन्होंने 5 स्टेप्स बताए थे मैस्लोस ने। तो इसका फर्स्ट लेवल पूछा है, फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट इसमें बताया गया है बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं ये फर्स्ट नीड रहती हैं ह्यूमन बींग्स की। उसके बाद जैसे सेकंड है तो ये सेफ्टी नीड्स रहती हैं, सेकंड पे, थर्ड पे सोशल नीड्स हैं, फोर्थ पे एस्टीम, और लास्ट जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो फर्स्ट बताया था इन्होंने बायोलॉजिकल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हु गेव द टर्म ड्राइव। ड्राइव जो टर्म है ये दी थी क्लार्क हल ने। तो इसका ए ऑप्शन सही होना था। ड्राइव, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो ड्राइव्स होते हैं
वो कैसे पैदा होते हैं, और ये जो ड्राइव्स होते हैं यही हमें मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। जैसे मान लो हमें भूख लगी है, या ऐसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि भूख लगने पर जो है वो हम एक तनाव में चले जाते हैं, एक ड्राइव हमारे अंदर पैदा होती है, तो उस ड्राइव को खत्म करने के लिए, उस भूख को शांत करने के लिए हम काम करते हैं, और खाना खा के जो है वो शांति, मतलब एक होमोस्टेसिस जो बोलते हैं, एक संतुलन की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो वो होता है ड्राइव, जो हमें काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो ये इसके बारे में बताया था क्लार्क हल ने। उसके बाद जो आज का पेपर रहता है हमारे पास, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो मैं वो पेपर आपके पास स्क्रीन पे शेयर करवाती हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, द साइकोलॉजी इज द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन, हुज डेफिनेशन इज दिस। किसने बोला था कि साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान जो है, वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो ये जो डेफिनेशन थी ये किसके द्वारा दी गई थी? बी एन झा। तो इसमें सी ऑप्शन जो था वो सही था, बी एन झा। सेकंड क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज हेल्पफुल इन, शैक्षिक मनोविज्ञान किस चीज में सहायता करता है? तो मेंटेनिंग डिसिप्लिन, नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इवेल्युएशन, ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो इसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, इसका डी ऑप्शन सही है। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर? तो इसमें साइंटिफिक मेथड पूछा है, साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जो साइंटिफिक मेथड आएगा हमारे पास वो आएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इसमें बी ऑप्शन जो था वो सही होना था। हाउ मेनी स्टेजेस एरिक्सन डिस्क्राइब्ड इन साइको सोशल डेवलपमेंट? एरिक एरिक्सन के द्वारा जो साइको सोशल मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की जो स्टेप्स स्टेजेस दी गई हैं वो कितनी है? तो एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी थी साइको सोशल डेवलपमेंट में। तो इसका सी ऑप्शन जो था वो राइट था। आवर जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ, तो ये क्वेश्चंस तो आप शायद बायो में भी पढ़ते होंगे। तो इसमें जो है वो ऑप्शन ए सही है, डीएनए। ईच एग सेल हैज ए क्रोमोसोम्स, एग सेल्स जो है वो फीमेल्स में पाए जाते हैं, तो इसमें जो क्रोमोसोम्स होता है वो एक्स। तो इसका ए ऑप्शन सही होना था। डेलिक्वेंसी इज ऑफन एसोसिएटेड विद, अपराध जो है वो क्यों होते हैं प्राय, क्यों बच्चा जो है वो अपराध की ओर जाता है? तो इसमें ऑप्शन थे हमारे पास, लो पेरेंटल सपोर्ट, इनएप्रोप्रिएट डिसिप्लिन, फैमिली डिस्कॉर्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सभी कारण जो हैं वो डेलिक्वेंसी से जुड़े हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन सी जो, सॉरी डी जो है ये करेक्ट होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, प्रीनटल डेवलपमेंट इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू द मेन पीरियड्स कॉल्ड। प्रीनटल मतलब बर्थ से पहले का जो डेवलपमेंट होता है, बच्चा जब माँ के पेट में होता है, तो इसमें जो है वो डिवाइडेड इनटू मेन पीरियड। तो इसमें
जर्मिनल, एम्ब्रायोनिक, फेटल, ये सारे ही आने थे, ऑल द अबव। डी आंसर इसका सही था, डी ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ खालिस्तान इज इम्पोर्टेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कौन सा प्रोसेस जो है इम्पोर्टेंट रहता है, ये है आइडेंटिफिकेशन। इसमें आइडेंटिफिकेशन जो था ये ऑप्शन सही था। स्कीनर कंडक्टेड हिज स्टडीज एज फॉलोइंग। तो स्कीनर्स जो थे, बीएफ स्कीनर्स, इन्होंने कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो दी थी, तो इन्होंने किसके ऊपर जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो रैट्स और पिजन दोनों के ऊपर इन्होंने किया था। तो डी ऑप्शन जो था इसमें वो करेक्ट था। तो ये आज का पेपर था, और इसमें जो है एक हमारे पास जीके का है, तो इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं, जो आज का था जीके का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास आज के पेपर में कि विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया बाय वाटर वॉल्यूम। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है वाटर वॉल्यूम में? ब्रह्मपुत्र। हाँ जी, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र जो है ये इसका सही आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र। और अगर हम गंगा की बात करें तो ये सबसे लॉन्गेस्ट है, इंडिया की लॉन्गेस्ट, 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है इंडिया में। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो मानसरोवर लेक से इसका ओरिजिनेशन होता है, और ये इंडिया में जो है वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। नामचा बारवा नाम का एक पास है, दर्रा है, वहां से ये इंडिया में एंटर होके फिर वहां पे इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। और इसका ब्रह्मपुत्र नेम जो है ये असम स्टेट में पड़ता है, उसके बाद ये असम में एंटर होती है, और फिर बांग्लादेश में ये गंगा के साथ मिलती है, जहाँ पे दोनों जॉइंट जो स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, इनको मेघना नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम स्थल, ओरिजिनेशन ऑफ रिवर गंगा, कहाँ से जो है वो गंगा नदी निकलती है? तो गंगोत्री। गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के नजदीक गोमुख नाम की जगह पे एक गंगोत्री ग्लेशियर है। ये तीनों नाम जो है ये इसके ओरिजिनेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर था ये था गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर जो है यहाँ से ओरिजिनेशन होता है गंगा रिवर का, जो कि हॉली रिवर या नेशनल रिवर ऑफ इंडिया मानी जाती है। उसके बाद है विच पेनिनसुलर रिवर इज नोन एज ओल्ड गंगा। दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी ओल्ड गंगा है? तो ये है गोदावरी। गोदावरी। गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत में सबसे लंबी रिवर है, तो इसीलिए इसको ओल्ड गंगा के नाम से जाना जाता है, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का जिला मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है? केलांग। इन विच प्लेस इज छतराड़ी यात्रा हेल्ड इन एचपी। छतराड़ी यात्रा जो है ये चंबा जिले में होती है, यहाँ पे छतराड़ी नाम का एक गांव है जहाँ पे ये हेल्ड होती है। विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ एचपी। तो ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और वैसे तो 5 नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में, तो सबसे बड़ा यही है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसका एरिया जो है वो लगभग 754 स्क्वायर किलोमीटर है। और इस पार्क को जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होती है उसमें इसको इंक्लूड किया हुआ है। कब? 2014 में। और ये 32 मतलब 32वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी इंडिया की, जब इसको उसमें इंक्लूड किया था वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। और अगर हम करंटली बात करें तो 43 जो साइट्स हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वो इंडिया की हैं जो उसमें इंक्लूड करी हुई हैं, टोटल हो गई हैं अब 43। तो 2014 में 23 जून 2014 को इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड।
तो ये सेलिब्रेट किया मार्च। जाता है 8 मार्च। वेयर इज बालासुंदरी टेम्पल लोकेटेड इन HP? बालासुंदरी टेम्पल जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। में है। वेयर इज तुंडाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन HP? तो तुंडाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। और सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो वो है किब्बर, जो लाहौल स्पीति में है। और सबसे छोटी जो है वो सोलन में आती है, शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Who started the International Holy Fair of सुजानपुर टिहरा? सूरज सेन। संसार चंद। इंटरनेशनल होली फेयर जो है हमीरपुर में मनाया जाता है, सुजानपुर टिहरा में। तो इसको राजा संसार चंद ने स्टार्ट किया था। कल मैंने आपको इंटरनेशनल फेयर्स के बारे में बताया था। हिमाचल प्रदेश में जो 8 मेले हैं उनको इंटरनेशनल लेवल का माना गया है, जिसमें कि होली फेयर सुजानपुर टिहरा भी है और उसको राजा संसार चंद ने स्टार्ट किया था। तो ये था आपका आज का पेपर। तो दैट्स ऑल। बाकी जो फिर कल का रहेगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।